अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू गली क्रिकेट शो। बहुत दिनों बाद हम लोग पता नहीं 4 महीने बाद आ रहे हैं। मई में हमारा लास्ट शो था जिसमें मैं पीएसएल कवर किया था और फिर आप लोग को तो पता ही है इसके बाद क्या हुआ। और अब हम लोग वापस आए हैं ड्यू टू सम रीज़न्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बट आज के सेशन पे हम लोग पाकिस्तान की जो एशिया कप की स्क्वाड जो अनाउंस हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर आई थी। बहुत बड़ी खबर तो मेरे तो ख़ैर नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाबर और रिज़वान का ड्रॉप होना आई थिंक एवरी इट वाज़ राइटिंग ऑन द वॉल। बट मुझे नहीं समझ में आ रही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बनाई जा रही है। क्योंकि बाबर हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिज़वान की भी जगह काफ़ी मतलब हॉट टॉपिक थी। और जब से उन्होंने ये चेंजेस अनाउंस किए हैं एवरीबॉडी वाज़ थिंकिंग कि यार इन लोग का आना मुश्किल होगा। बाबर आज़म की फिर भी बात चल रही थी बट मतलब मेरे लिए इस ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। मतलब इट्स फाइन। इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगी मुझे इसमें जो भी नाम अनाउंस हुए हैं। एक दो नाम्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आपकी क्या राय हैं जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है। और हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो शहरियार पहले आप ये बताएं कि जो जो अनाउंस हुई है स्क्वाड उसके बारे में क्या राय है? क्योंकि मेरे लिहाज से काफ़ी कंसिस्टेंट स्क्वाड है। एंड आई थिंक माइक हैसन की जो एक्सप्लेनेशंस हुई आई हैं, आई थिंक इट वाज़ फेयरली रीज़नेबल एक्सप्लेनेशंस बारिंग 1 और 2 नेम्स। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, आई मीन स्क्वाड इटसेल्फ जो है वो यही एक्सपेक्टेड था और इसी इसी तरह का स्क्वाड होना चाहिए था क्योंकि आपने एक स्टैंड ले लिया था। आपने एक यू नो पिछले 2-3 सीरीज़ से आपने कंसिस्टेंट सिलेक्शंस की हैं, तो इट्स ओनली फेयर कि आप उन्हीं को आगे लेके चलें। बात सिर्फ ये है कि भाई आपने हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। जिन नामों के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, अगर वो उस स्क्वाड में होते तो हमने वही परफॉर्मेंस देनी है जो इन लड़कों ने देनी है, तो इट डज़न्ट रियली मैटर। मेरा जो थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन है या जो मुझे जो चीज़ें थोड़ी-सी अनप्रोफेशनल लगती है ना ओवरऑल, वो चाहे वो फॉरेन कोच हो, चाहे वो लोकल कोच हो, चाहे जो मर्ज़ी सेटअप हो, इन लोगों के जो एक्सप्लेनेशंस आती हैं ना, ये जो लोग रीज़निंग देते हैं इन सर्टेन सिलेक्शंस, वो ना पहले कभी समझ में आई हैं, ना इस बार ही समझ में आई हैं। अभी हम आगे चल के बात करेंगे इस बारे में। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह की स्टेटमेंट्स माइक हैसन ने थ्रू आउट हिज टेन्योर अब तक जो उन्होंने बाबर आज़म को लेके दिए हैं, या और जिस तरह से उन्होंने बाकी चीज़ों के बारे में कमेंट्स पास किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो लग नहीं रहा कि यार कि माइक हैसन जो एक फॉरेन कोच है, आई थॉट ही वुड बी मोर लिटिल बिट मोर प्रोफेशनल। वो काफ़ी हद तक जो है ना वो एक लोकल कोच की तरह साउंड कर रहे हैं, विच आई एम नॉट लाइकिंग वेरी मच। तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि पीछे तो जो 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 आपको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपके आकिब जावेद हैं जो अभी भी काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं पीसीबी में। आई थिंक वो भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भी आ, मैंने पर्सनल एक्चुअली देखी नहीं थी बट उनकी भी 1-2 क्लिप्स आई थी बाबर आजम के बारे में, स्ट्राइक रेट के बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उन लोग की बातों को इतना गौर से सुनता भी नहीं हूँ कि उन लोग की क्या व्हाट दे हैव टू से। बट डू यू थिंक he's sort of being, I mean, ये harsh words होंगे and a little early to say, but do you think he's being a puppet? पपेट तो नहीं, मगर मुझे लग रहा है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं वो। उन्होंने पिछले जो 2-3 कोचेज़ आए हैं, जेसन गैलेस्पी और यू नो गैरी कर्स्टन के एक्सपीरियंस के बाद मेरे ख़्याल से सीखा है कि थोड़ा जो है वो टाइम ज़्यादा लंबा गुजारना है। तो चीज़ों को ज़रा बेहतर अंदाज से लेके चलना है। एंड प्लस टू बी ऑनेस्ट उनको एक कंफर्ट लेवल इस तरह का मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने पीएसएल में कोचिंग की हुई है, तो ही हैड लिटिल बिट ऑफ मोर आइडिया कि किस तरह के प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं। ज़्यादातर उनको वो प्लेयर्स मिले हुए हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो
इस वजह से मैं पपेट तो नहीं कहूँगा, बट आई फ़ील लाइक कि वो सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव इन हिज़ जॉब, क्योंकि उनको उनको भी अंदाज़ा है कि भाई यहाँ तो फ़ारिग हो जाते हैं फ़ौरन ही बंदे। तो और जो बिहाइंड द सीन जो पॉलिटिक्स चलती है वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर आई मीन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आई सेड बिफोर, कि मुझे ओवरऑल स्क्वाड सिलेक्शन में कोई मसला इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंसिस्टेंट सिलेक्शन नज़र आ रही है थोड़ी सी। पहले पाकिस्तानी स्क्वाड जो हमने पहले टूर्नामेंट्स के देखे हैं उनमें बहुत ही इनकंसिस्टेंट सिलेक्शंस रही हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके किसी को अकोमोडेट नहीं किया है, मगर वो जो आपने शुरू में बात की ना कि कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है बाबर रिजवान की एक्सक्लूजन की, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस स्क्वाड में ऐसा कोई नाम है नहीं जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाए, ठीक है? या जिससे वही वाली बात है कि आपको क्लिक्स मिलें, व्यूज़ मिलें, यू नो तो यार आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुआ है, उसके बारे में आप या मार्केट नहीं कर वो सकते? सेलेक्ट हो गया है तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि वो तो पहले भी था ना। आप देखें, आप आपने पैटर्न नोट किया होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद जो अर्लियर दिस ईयर हुई थी, उसके बाद बाबर और रिजवान जो हैं वो टी20 के सर्किट से आउट है, राइट? मगर हर सीरीज़ में बांग्लादेश से 2 सीरीज़ हमने खेल ली, वेस्ट इंडीज़ से 1 सीरीज़ खेली टी20 की। हर सीरीज़ के स्क्वाड भी जब भी अनाउंस हुआ है उसमें सब ने यही अपने चैनल्स पे लगाया कि जी बाबर ड्रॉप हो गए, रिजवान ड्रॉप हो गए। भाई एक दफ़ा ड्रॉप होता है ना बंदा, बार-बार ड्रॉप थोड़ी होता है। पहली सीरीज़ में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज़ थी उसमें आप चलें हम ये मंजन बेचेंगे जी कि ये लोग ड्रॉप हो गए। अब उसके बाद जब जो सीरीज़ आ रही हैं और आपको कंसिस्टेंट सिलेक्शन नज़र आ रही है तो आप बार-बार थोड़ी कहोगे कि भाई कि वो ड्रॉप हो गए। मगर अभी भी देखें आप, जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसकी जो कवरेज हुई है उसमें सबने अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो क्रिक इन्फो हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जो मर्जी हो, हर किसी ने बड़ा बड़ा लिखा है जी बाबर और रिजवान ड्रॉप हो गए। भाई वो पहले से ही ड्रॉप है, तो वो कितनी बार ड्रॉप हो रहे हैं वो, यू नो हाँ, मेरे लिए वो सरप्राइज होता अगर इन दोनों में से कोई एक भी सेलेक्ट हो जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इन दोनों का बनता नहीं था सेलेक्ट होना। और मगर अगर वो सेलेक्ट हो जाते तो वो फिर एक बहुत बड़ी न्यूज़ तब बनती, बट अब क्योंकि आपके पास बेचने को कुछ है नहीं इस टीम में भी, अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज आई हैं उसके अंदर आपके पास बेचने को कुछ भी नहीं है। सब अभी हवा भर रहे हैं हसन नवाज के अंदर, उसके गुब्बारे में हवा भरी आ रही है कि जी वो बहुत बड़े मैच विनर आ गए हैं हमारे पास, मगर उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब जब आपके पास और कुछ ही नहीं है तो आपने, वही वाली बात है कि आपने फिर बाबर को ही लाइमलाइट में लेकर आना है। अब वो चाहे नेगेटिवली लेकर आएँ या जिस तरह भी मर्ज़ी लेकर आएँ, मगर उसी से ही आपने व्यूज़ लेने हैं या उसी से ही आपने चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो वो ये अब थोड़ा-सा जो है ना मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट हो रहा है। एक बंदा वैसे एक और भी है जिसकी सिलेक्शन मुझे काफ़ी फोर्स लगती है, गिवन हिज फिटनेस इश्यूज इन द रीसेंट पास्ट, फ़खर ज़मान। अभी वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी वो इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से साहबज़ादा फरहान आए थे, जिन्होंने बैटिंग की थी। अम, और इन टी20 ही इज़ ऑलवेज बिन अ हिट एंड मिस। तो आपके पास जबकि साहबज़ादा फरहान हैं, साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज़ हैं, 4 ओपनर आपके पास ऑलरेडी हैं। उसके बाद आपने 5वां बंदा रखा हुआ है। हालाँकि ये वन डाउन टू डाउन ही खेलेगा मोस्ट लाइकली। तो इनकी सिलेक्शन में ऐसी, लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको क्यों सेलेक्ट किया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ही इज़ ऑलवेज बीन अ हिट एंड मिस। आई थिंक 19 की एवरेज है इनकी, और इनका इम्पैक्ट भी इन द रीसेंट पास्ट कोई ख़ास नहीं रहा है इन टी20 क्रिकेट। तो मेरे लिहाज से तो आई थिंक इस फ़खर ज़मान का बनता नहीं था सेलेक्ट होना। भाई आकिब भाई बैठे हुए हैं तो उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? फिर तो तो आकिब भाई बैठे हुए हैं, और अगर फ़खर की जगह देखें, बात सिर्फ ये है कि हर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना हमारी क्रिकेट का, जिस वजह से हमारी क्रिकेट सफ़र होती है, वो हर प्लेयर के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है? अब फ़खर है, ठीक है? फ़खर का हम लोग पता नहीं कब से इंजरी का सुनते जा रहे हैं।
जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये 2022 वर्ल्ड कप से जो इंजर्ड हुए हैं ये उस वक्त से ऑन एंड ऑफ इंजर्ड ही चल रहे हैं ये 2022 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे। आई थिंक ये एशिया कप से भी बाहर थे। 2022 के एशिया कप में भी ये नहीं थे, जहाँ तक मुझे नहीं, याद पड़ रहा है। नहीं था, लेकिन ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट इंजर्ड हो गया था। हाँ, इंजर्ड हो हाँ। गए थे ये, सही है। उसके बाद 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप आया, ये फिर इंजर्ड हो गए। या पर इनकी परफॉर्मेंस, मैं ये तो नहीं मान सकता कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो इसलिए इनको एक मैच के बाद बाहर बिठा दिया था। ये बेसिकली इंजर्ड थे तब भी, ज़बरदस्ती इनको फिर दोबारा लेकर आया गया, फिर उन्होंने एक दो सेंचुरी वगैरह मार दी, तो जब पानी सर से गुजर गया तो फिर ये आके सेंचुरी वगैरह मार रहे थे। बट पॉइंट ये है कि ये हर टूर्नामेंट से पहले जो है ना ये इंजर्ड हो जाते हैं, मगर ये पीएसएल में फिट हो जाते हैं। पीएसएल में ही कभी बाहर नहीं होते, मगर उसके अलावा ये इंटरनेशनल मैचेस के लिए ये हमेशा अनफिट रहते हैं। ये कभी इनके शोल्डर का मसला होता है, कभी नी का मसला होता है, कभी कुछ मसला होता है। अभी भी जो है वो बांग्लादेश सीरीज़ के बाद ये इंजर्ड हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में ही इंजर्ड हो गए, ठीक है। अभी भी जब ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में थे, इनको इंजरी हो गई इनको, उसके बाद कहा कि जी ये रिकवर हो गए हैं, अब वो और मिरेकलसली रिकवर हो गए हैं ये। गॉड नोस के ये पता नहीं ये ट्राई सीरीज़ में इनको खिलाएँगे, नहीं खिलाएँगे, क्या होगा? तो हर प्लेयर का क्राइटेरिया डिफरेंट है जिससे मसला होता है। भई आप एक बेंचमार्क रखो। अब आपने फ़खर की परफ़ॉर्मेंस की बात की है। फ़खर के जो भी पिछले 10-12 जो टी20 आईज़ के नंबर्स लोगों ने शेयर किए हैं, वो बहुत ही बिलो एवरेज है। नो, इट्स नॉट इट्स नॉट उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है वो, जिस रोल में उनको देखा जा रहा है, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब मसला क्या है कि आपकी मैनेजमेंट इतनी कन्फ्यूज़्ड होती है हमेशा से कि माइक हेसन जब नए-नए आए तो उन्होंने आके पहले वो लोगों ने छोड़ी कि जी कि वो बाबर से उन्होंने विकेट कीपिंग का बोल दिया है। उनको उसकी आके जो है ना वो तरदीद करनी पड़ गई। फिर उसके बाद उन्होंने आके स्टेटमेंट दी कि जी कि बाबर जो हैं वो ओपनिंग स्लॉट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, साइम और फ़खर के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, जब लोगों ने पूछा कि भाई कि बाबर क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, तो वो कह रहे हैं कि जी के अ, वो कहने लगे कि भाई के क्या नाम है कि साहबज़ादा फरहान जो हैं उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, उसमें से 3 जो हैं वो उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिए हैं, तो इसलिए जो है ना वो हमने उसको प्रेफ़रेंस दी है। सही है, ठीक है भाई, बहुत जो कि अच्छी वैलिड एक्सक्यूज़ है। बहुत अच्छी बात हाँ। है, मगर फिर सवाल ये बनता है ना कि फिर साहबज़ादा फरहान जो हैं, वो बाहर क्यों बैठ रहे हैं वो रिप्लेसमेंट के तौर पे क्यों खेल रहे हैं? वो रेगुलर मेंबर के तौर पे क्यों नहीं खेल रहे वो, टीम के अंदर? अगर वो 6 मैच में 3 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, तो वो हर दूसरे मैच में बाहर क्यों होते हैं वो? भाई इन फॉर्म बैटर है, वो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। अभी जो आपने ओपनिंग की बात की है, चलें हसन नवाज़ तो अब आपका परमानेंट नंबर 5 का बैटर है, वो अब ओपनर नहीं है। जब तक ये मैनेजमेंट है, ये सेटअप है, तब तक वो ओपन नहीं करेगा, वो नंबर 5 पे ही खेलेगा। ओपनिंग में अब आपका जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपने साइम से ओपन करानी है, फरहान से ओपन करानी है या फ़खर से ओपन करानी है। अब अगर आप साइम और फरहान के साथ जाते हैं, तो फिर आप फ़खर को कहाँ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हारिस आपका नंबर 3 पर है और वही ही इज़ द ओनली विकेट कीपर। बाकी सारे आपके बैकअप हैं जो जैसे फरहान है वो बैकअप विकेट कीपिंग कर सकता है। या और कौन है? और इसके अलावा, बस यही है। ठीक है। तो ओपनिंग का मसला है, ठीक है। फ़खर की जो फ़ॉर्म है, ऑब्वियसली जो बड़ा गेम आएगा जैसे इंडिया वगैरह का गेम है, उसके अंदर तो वो फ़खर को आई आई थिंक वो प्रेफ़र करेंगे। बट अभी ये जो ट्राई सीरीज़ होगी इसमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस जो भी 3 सीरीज़ हुई हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा शफलिंग की है। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि किस किस नंबर पे किसको खिलाना है। सलमान अली आगा जो हैं वो मिडल ऑर्डर में एडजस्ट हो गए हैं। वो समझ में नहीं आ रहा वो कैसे अच्छा, एडजस्ट हो रहे हैं। एक चीज़ मुझे ज़रा ये बताएं, अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस साइम अय्यूब फ़खर ज़मान ओपन करते हैं, हुँ। नंबर 3 पे हारिस आएंगे तो नंबर 4 पे सलमान अली आ जाएंगे।
हाँ, तो फिर फरहान की जगह नहीं बनती ना फिर, बीच में तो आप फिर कैसे तो एडजस्ट ये जो करोगे? माइक हसन ने जो बोला है कि 6 मैच में 3 मैन ऑफ द मैच ले गए हैं, हुँ। तो वो क्या उसका तेल डालेंगे वो? वो तेल ही डाल रहे हैं, वो अभी तक कर क्या रहे हैं? आपका इस पूरे स्क्वाड में जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं 3 सीरीज़ के अंदर जो स्क्वाड है उसमें आपका बेस्ट इन फॉर्म बैटर फरहान है, राइट? मगर आप देख लें उसको कितने मैचेस मिले। बांग्लादेश की सीरीज में एक गेम खेला, हाँ, वेस्ट इंडीज़ और की वेस्ट सीरीज़ में इंडीज एक में गेम आई थिंक खेला। एक गेम खेला। या 3, शायद 3 नहीं, वो फ़खर इंजर्ड हो गया था तो फखर इंजर्ड हो गया था 3 या। गेम वो खेले। दूसरी सीरीज़ में भी उनको एक ही गेम मिला, या होम पे भी इस मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड मैचेस मिल रहे हैं। ही इज़ नॉट योर फर्स्ट चॉइस ओपनर, वो बैकअप के तौर पे चल रहा है। जो कि हमारे यहाँ होता ही यही है कि जो इन फॉर्म बैटर होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा गेम मिलने के बजाय उसको जो है वो बैकअप के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब नंबर 3 पे आपने हारिस को फिट इन किया हुआ है, ठीक है? हारिस हिमसेल्फ इज़ अ हिट एंड मिस, ठीक है? वो एक इन्होंने सेंचुरी मार दी है बांग्लादेश के अगेंस्ट होम पे, उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सही है? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके स्टार्टर ओपनर्स कौन से हैं, जो आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं। आपको नंबर 3 का समझ में नहीं आ रहा। आपके पास सलमान अली आ गए हैं, जो वो अपने आप को, ज़ाहिर है वो कैप्टन है, तो वो अपने आप को जो है ना उस तरह से लेके चल रहा है यार कि मैं कभी 4 पे आ जाऊँ, कभी 5 पे आ जाऊँ। इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है। ठीक है, अब आप नीचे आते हैं, आपने चलें हसन नवाज़ को 5वें नंबर पे बुक कर दिया है एंड दैट्स फाइन, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग। अभी तो हमने हुसैन तलत की बात नहीं की हाँ, अब उसके है। बाद आप आए ना, उसके बाद अब हुसैन तलत आ गए, वो पता नहीं कहाँ से सेलेक्ट हो गए टी20 में, कोई सर पैर नहीं है, बहुत ही मीडियोकर सी उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं, उनका कोई बहुत हाई स्ट्राइक रेट नहीं है कि भाई के हारिस की तरह वो कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो खेल रहे हों, उनकी बहुत ही मीडियोकर की परफॉर्मेंसेज़ हैं, वो आ गए हैं, कोई उनकी कोई एज़ सच रीज़निंग नहीं है। अच्छा, उसी उसी के साथ आप देखें कि वो आपने फ़हीम अशरफ को भी रखा हुआ है, आपने खुशदिल शाह को भी रखा हुआ है, मोहम्मद नवाज़ भी आ गए हैं, सही है। अच्छा, वसीम उसके जूनियर भी बाद हैं। हैं, वसीम जूनियर भी हाँ, हैं। अब वसीम जूनियर भी वापस आ गए हैं, ठीक है, वो फिट हो गए हैं, वो वापस आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, यूएई कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं और आपने पेसर्स दबा के रखे हुए हैं। आपके पास 3 स्पिनर हैं। अगर सलमान अली आगा को करेंगे तो 4 और साइम अय्यूब 5। हाँ, तो सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज आपके फुल टाइम जिसमें स्पिनर्स से हैं। आप अबरार और सुफियान में से कोई एक ही खेल सकता है, दोनों नहीं हम्म। खेल सकते एक साथ। हम्म। क्योंकि अगर आप दोनों को खिलाएँगे तो फिर आपको नवाज़ को बाहर बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर आप इस तरह करेंगे जी कि आप फिर कोई एक पेसर खिलाएँ, फ़हीम अशरफ आपके दूसरे पेसर हो जी, गए तो मुझे फिर आप मुझे स्पिन इनका हेवी अटैक पे ऑब्सेशन जा सकते हैं। मुझे इनका ऑलराउंडर से ऑब्सेशन नहीं समझ में आ रहा कि ये आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये हरकत की थी ना। आपने ऑलराउंडर्स रखे हुए थे, राइट? आपने खुशदिल शाह को लेकर आ गए थे, आप प्रॉपर स्पिनर को नहीं रख पा रहे थे, क्यों? आपको खुशदिल शाह से 5 ओवर करवाना था। लाइक आपको ऑलराउंडर से ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि आप लाइक व्हाई कांट वी हैव स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड स्पेशलिस्ट बॉलर्स? एक ऑलराउंडर बैलेंस के लिए होता है, 2 ऑलराउंडर होते हैं यहाँ पे। तो आपने सबको ऑलराउंडर बनाया हुआ है। साइम अय्यूब भी नहीं, जबरदस्ती के देखिए ऑलराउंडर बने हुए टी20 हैं। में टी20 में आप ऑलराउंडर्स रख सकते हैं, एक से ज़्यादा रख सकते हैं, बट उसकी सेंस होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़हीम अशरफ को रखा हुआ है, ठीक है भाई, कि वो मीडियम पेसर है, वो आपको एक पेस ऑफ बॉलिंग ऑप्शन देता है, नीचे से आगे वो हिटें लगा लेता है, ठीक है। एक आपने स्पिन का ऑप्शन रखा हुआ है, जो कि अब मसला क्या है कि आपने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है, हु हिमसेल्फ इज़ एन ऑलराउंडर, ठीक है, जो कैटेगरी में आता है। साइम अय्यूब को हमने ऑलराउंडर बना दिया है, राइट? अब जब आपके पास इतने ऑप्शंस हों, तो उसके अंदर आप नवाज़ कैसे आ रहा है टीम के अंदर, राइट? तो ये जो कन्फ्यूजन्स है ना, ये मसला है। अब उसके चक्कर में आपने हुसैन तलत को किस बेसिस पर डाला है, कोई समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, उनका क्या काम है? वो कोई बहुत बड़े हिटर नहीं है, वो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना वो टी20 में बॉलर नहीं है, ठीक है? उनके चक्कर में आपने जो आपके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इन टी20 आईज इन 2025,
आपने उनको बाहर कर दिया अब्बास अफरीदी को। सही है। तो अजीब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तक इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस बंदे को कहाँ पे खिलाना है। और हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन किस नंबर पे खेल 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 सकता है। वैसे अगर आप देखें तो आपका जो पेस अटैक बनेगा वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली का बनेगा, क्योंकि ये आपके सबसे तीन में मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। ये आप इन तीनों को, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ खेलेंगे खेलेंगे उन लोग का हाँ, तो। मुझे नहीं लगता हसन अली की जगह बनती है, क्योंकि फ़हीम खेलेगा एज ए थर्ड पेसर। हम्म। क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, आपको अबरार को भी खिलाना है, आपको नवाज को भी खिलाना है, तो फिर आप तीन पेसर नहीं खिला सकते। आपको आपको फ़हीम खिलाना पड़ेगा, आपको आप नवाज भी खिलाओगे ताकि आपको स्पिन ऑप्शन मिले, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन और कोई है नहीं। अबरार और सुफियान में से किसी एक कोई इसी एक को ही आप खिला सकते हैं। सही है। तो प्रॉब्लम हमें बॉलिंग में ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं है, बॉलिंग में तो चार पांच ऑप्शंस हैं, वो इतने मैटर नहीं करते। प्रॉब्लम आ रहा है आपका बैटिंग का। ठीक है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट का मंजन बेच रहे हैं ना आजकल लोग, कि जी ये यंग लड़के हैं इनको सपोर्ट करें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई आप मुझे बताएं कि आपने कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल ली है अभी ये नए सेटअप के अंदर। आपकी आधी टीम पावर प्ले में बाहर हो जाती है ऑन इन मोस्ट ओकेजन्स। ठीक है। आपने आपने नोट किया होगा कि हर दूसरे तीसरे मैच में हमारे तीन या चार प्लेयर जो हैं वो पावर प्ले में बाहर हो जाते हैं, आउट होके बाहर चले जाते हैं। डॉट बॉल हम उसी तरह से ही खेल रहे हैं। सही है। आप कौन सी कोई पावर प्ले के अंदर 70-80 रन के पावर प्ले खेल रहे हैं, ज़रा आप बता दें। ये आपको इक्का दुक्का गेम मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने खेले होगा, वरना तो 40-50 रन का एक भाई स्टैंडर्ड। बांग्लादेश में तो आपके इतने बुरे हालात चल रहे थे कि आप कह रहे थे कि पिच ही मतलब हाँ, जहाँ अनस्पोर्टिंग पर आप अनस्पोर्टिंग जहाँ पिच जहाँ पे है। आप आपके लोग खेल नहीं पा रहे, आपने पिच पे ब्लेम डाल दिया कि जी वो पिच स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप के टीम के प्रॉब्लम्स क्या थे, कि आप पावर प्ले में स्कोर नहीं कर रहे, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है। आपने उसको काउंटर करने के लिए नए लड़के डाले, मगर वो नए लड़के भी उसी प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं। वो अंधाधुंध मारने जाते हैं, विकेट लूज हो जाती है। जब वो खड़े होने की कोशिश करते हैं वो बॉल एंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। सिंगल डबल तो हमारे बैटर्स को आता ही नहीं है ना, वो तो आता ही नहीं है। वो तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कभी सीखा भी नहीं है कि सिंगल डबल कैसे करना है। पावर प्ले के अंदर तो हम सिंगल डबल कर ही नहीं सकते। आपको अक्सर देखने को मिलेगा, आप स्कोर कार्ड उठा के देखेंगे कि जी वो एक छक्का मारा उसके बाद चार बॉल एंड आउट। अरे अभी वो सब छोड़े ना, अभी साइम अयूब की इनिंग्स जो भी हुई है वेस्ट इंडीज में, हम्म। एक आई थिंक T20 का गेम था जिसमें उन्होंने 22 बॉलों पे उन्होंने 23 रन मारे थे, और तीन चौके एक छक्का उन्होंने लगाया था। हाँ, वो 3 रन किए थे बाकी बॉलों पे उन्होंने। हाँ, और उन्होंने 22 बॉलें खेली थी, यानी कि टोटल ऑफ 5 स्कोरिंग शॉट्स, और बाकी सब या तो उनसे मिस हुई हैं या बीट हुए हैं जो भी। बट द पॉइंट इज के आप मतलब साइम अयूब इज योर राइजिंग प्रीमियर ओपनिंग बैट्समैन जो आप दैट यू वुड लाइक टू क्लेम। हाउ कैन यू टेल मी कि ही इज नॉट एबल टू पोक द बॉल अराउंड एंड रोटेट द स्ट्राइक? अगर बॉल नहीं आ रही है जोन में, आप रन्स बना नहीं सकते। नहीं है ना, वो तो हमारे प्लेयर्स को आता ही नहीं है। सिंगल डबल तो हमारे प्लेयर्स को का वो मंत्र ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है। आप ओडीआई में देख लें, T20 आईज में देख लें, वो उस पर बिलीव ही नहीं करते। वो बस कहते हैं कि जी या तो बाउंड्री लगेगी या फिर वो जो है आउट होके चले जाएंगे, वो सिंगल डबल नहीं कर सकते। तो ये तो एक डॉट बॉल्स का तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है। पावर प्ले का भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है। अभी आपने कंपैरेटिवली बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से खेला है, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अटैक नहीं है। ठीक है। तो आपने फिर भी वहाँ पे मैनेज कर लिया। अभी आप थोड़ी लेकिन सी। लेकिन उसके बावजूद आपके आपके हाथ पांव कांपने लगे थे। हाँ, आपने तो आप बांग्लादेश से सीरीज हार गए। ठीक है। वेस्ट इंडीज ने चले आपको थोड़ा सा टफ टाइम दिया,
सही है। कैचेज़ छोड़े उन्होंने। कैचेस छोड़े उन्होंने, बॉलिंग बहुत ही अजीब-सी कराई उन्होंने, बट द पॉइंट इज़ कि अभी आप क्वालिटी ऑपोज़िशन के अगेंस्ट जब आप आएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बैटर्स कहाँ कितने कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे टाइम में हम टीम नहीं बिल्ड कर सके। हमने दबा के नए प्लेयर्स, हमने बाटा सेल लगाई हुई है अपने इंटरनेशनल कैप्स पे। हर दूसरे तीसरे मैच में हमने जो है ना वो एक समझें कि स्टैंडर्ड बना दिया कि हमने कि हर किसी को एक नई कैप देनी है, रिकॉर्ड बनाना है कि जी कि हम जो है ना इतने प्लेयर्स हम डेब्यू करवाएँगे। सही है? तो मगर टीम नहीं बन रही। टीम समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बनाएँगे, क्योंकि प्लेयर्स की इंक्लूजन हो ही जा रही है। नंबर वाइज़ जो है वो किसी को कुछ पता नहीं है कि किसको कहाँ खेलना है, ठीक है? और बस स्ट्राइक रेट पे लगे हुए हैं कि जी बस स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में। वो बाकी चीज़ों से हमें कोई कंसर्न नहीं है। बस स्ट्राइक रेट हमारा जो है ना सबका फ़ोकस स्ट्राइक रेट पे लगा हुआ है। वो हसन नवाज़ को आजकल लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि वो खूब उन पे हवा भरी जा रही है उनके गुब्बारे में। उनको जो है ना वो बस वो अर्श पे ले जाया जा रहा है। सही है। यही एग्ज़ैक्ट काम जो है ना पहले हर प्लेयर के साथ कर चुके हैं। यही काम अब लोगों की आग लगती है जब बाबर आज़म वग़ैरह को जो है वो सपोर्ट मिल जाती है, उनको किंग विंग बना दिया है। भई किंग बनाने वाले भी आप ही लोग हैं। आपके ही इन्हीं जो लोग आजकल बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना बाबर आज़म के बारे में, इन्हीं के आप पहले की वीडियोज़ उठा के देख लें 4-4 5-5 साल की, ठीक है? यही बैठ के आज एग्ज़ैक्ट यही मंत्रा जो है ना वो जैसे आज हसन नवाज़ के बारे में चल रहा है, वैसे ही उस वक़्त चल रहा होता था कि ओह जी ये तो किंग हैं, ये तो ये हैं, तो ये तो वो हैं। वो सर पे बैठा लिया, जब उनका ग्राफ नीचे आया, तो बस वो उन्होंने कहा बस चलो चढ़ते सूरज के हम हमेशा से पुजारी रहे हैं, बस जिसका ग्राफ ऊपर आ रहा है उसको पूजना शुरू कर दो, जिसका नीचे आया उसको टोटल लाइन करा दो। ये हमारी क्रिकेट है, ये इसी तरह हम चलते हैं। पीएसएल 8 में अ, पीएसएल 8 में या पीएसएल 9 में बाबर आजम ने कराची किंग्स के खिलाफ एक शॉट मारा था, इनसाइड आउट कवर के ऊपर छक्का लगा था। शाहिद महमूद कराची के खिलाफ, कराची के स्पिनर थे, लेग स्पिनर। हुँ। तो उसमें कामर अकमल ने बड़ा बड़ा हुआ था, क्या उसने जो छक्का मारा था ना, चस आ गई थी कि हाँ, बस चस आ गई थी उन्हें। मजा आ गया था। और फिर जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। अब वो चस उतर गई है, वो कह रहे हैं कि सबसे बाहर कर दो। मतलब यार, मौसम को बदलने में भी टाइम लगता है, लेकिन इन लोग की तो स्टेटमेंट ऐसे बदलती है कि बस अल्लाह वो खैर करे। एक साहब हैं, वो बड़े मशहूर हैं हमारे लोकल पाकिस्तानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो क्रिकेट के। तो वो आजकल कान पकड़ रहे होते हैं कि जी हम भी उन्हीं गुनाहगारों में हैं जिन्होंने बाबर आजम को किंग कहा था, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, जब ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त तो बाबर आज़म हॉट चल रहे थे तो किंग बना दिया था। अब कान पकड़ रहे हैं कि नहीं जी हम भी वो उन गुनहगारों में से हैं। तो भाई आप अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। अब क्या है, अब बस वो शक्लें चेंज हो गई हैं। अभी 4-5 साल के बाद अब हसन नवाज़ के बारे में भी बोल रहे होंगे जी हम भी उन्हीं गुनहगारों में से हैं जब हमने इनको मैच विनर बन गए हैं, वो मैच विनर हैं। वो अभी हफ़ीज़ साहब का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि जी हम बाबर और रिज़वान की क्यों बात करते हैं जी, वो साइम और सलमान और ये और वो ये मैच विनर हैं। तो भाई ठीक है, मैच विनर हैं तो सही है भाई। देख लेते हैं अभी क्या और कितने मैच है, अभी देख लिया और वेस्ट इंडीज़ में हाल देख लिया ना सबने क्या हुआ। खैर, तो एक लड़का जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसकी भी सिलेक्शन हुई है, सलमान मिर्ज़ा की। वो पीएसएल में आए। पीएसएल में उन्होंने मतलब अच्छी बॉलिंग कराई, और फिर उनका बांग्लादेश सीरीज़ में भी सिलेक्शन हो गई, वहाँ पे भी 5 विकेटें ले लीं। फिर बीच में गायब हो गए, वेस्ट इंडीज़ में नहीं खेले। प्रीमियर बॉलर आ गए हैं वापस। हाँ, तो और प्रीमियर बॉलर पिटे। हालांकि उसने मतलब ठीक है, मतलब सीरीज जीते हम, लेकिन अगर आप हाइलाइट्स देखें तो वो भाई साहब शमार जो से छक्के खा रहे थे वो। हुँ, मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं होता ना यार कि आप मतलब चलो कतरी लगे, टॉपर्स लगे, वो अलग अलग कहानी है। मतलब आप प्रॉपर वो आपको लपेट रहे हैं मिड विकेट के ऊपर। हुँ। अच्छा मज़े की बात आप नोट करें
हमारे जो लोग हैं वो रोते रहते हैं बैठ के कि जी के बाबर आजम पे जब क्रिटिसिज्म हो रहा होता है कि जी कि इसको इस बंदे को पता नहीं 7 टूर्नामेंट्स मिल गए या 8 टूर्नामेंट्स मिल गए, इसने एक टूर्नामेंट नहीं जितवाया और ये हो गया और वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। 2021 से आप देखें तो शाहीन भाई रेगुलर खेल रहे हैं, हारिस भाई रेगुलर खेल रहे हैं। हसन जो है वो अभी 2021 के वर्ल्ड कप में थे, फिर वो 2022 से बाहर हो गए, फिर वो 2023 में वापस आ गए, फिर वो 2024 में बाहर हो गए, अब वो 2025 में वापस आ गए। ठीक है, बॉलिंग आपकी मोर और लेस वही है, शाहीन, हारिस, हसन। ठीक है, अब फ़हीम, राना फ़हीम अशरफ भी आ गए। ठीक है, नवाज भाई भी हैं। ठीक है, बॉलिंग आपकी वही है। आप इन 5 4 5 इवेंट्स के, 6 इवेंट्स के आप अगर उठाएंगे ना चीज़ें, तो आपको सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो की जिनकी वजह से आप लूजिंग फैक्टर जो हैं आपके इन सारे टूर्नामेंट्स के अंदर, वो बॉलिंग है। ठीक है, मगर बॉलिंग पे कभी कोई न कोई चेंजेस उस तरह से हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, शाहीन भाई जितना मर्जी पिट लें, जितना मर्जी उनकी ख़राब बॉलिंग हो जाए, मगर वो आई मीन यार, आप वो एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, हसन अली ने क्या छोड़ा मैथ्यू वेड का, लेकिन आपने उसके बाद 3 छक्के खाए। मैथ्यू वेड ने आपको भाई तीन आप छक उसको 18 भी रन छोड़े मारे ना, आपको तीन आप बॉलों मुझे पे। बताएं ना कि उसके उस शाहीन भाई के क्रेडिट पे, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि जी वो 152 हमारे गले पड़ गया। सही है, 152 के बाद बाबर रिजवान ने कुछ नहीं जितवाया ये वो। तो बंदा पूछे भाई कि वो जो 3 विकेटें ली थी हमारे प्रीमियम बॉलर ने, उसके बाद उन्होंने क्या करा है? उन्होंने भी उन्होंने कुछ। क्या किया है? कौन से ऐसे मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवा दिए? नसीम शाह तो चलो बाहर हो गए, सही है। अब हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ की क्या, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया? 5 साल से खेल रहे हैं वो। तो वो आपको इरफान नियाजी ने बता दिया था ना पीएसएल के अंदर कि जी कि वो जो मेलबर्न वाले मैच की हम क्लास क्लास की बातें कर रहे थे, नो डाउट थी, उसकी क्लास थी, उसने सिंगल हैंडेडली वो इनिंग्स बिल्ड करके ले गया वो मैच, मगर वो हमें पीएसएल में नज़र आ गया कि भाई कि उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉलिंग भी थी। मगर वही शाहीन वहीं के वहीं खड़े हुए, वही हारिस वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वही नवाज वापस आ गए, वही हसन अली वापस आ गए। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अब की बार जो है ना ये कोई बहुत बड़ा तीर मारेंगे। सारा फोकस बैटिंग पे किया हुआ है, और बॉलिंग जो है वो बस अल्लाह भरोसे चल रही है कि हाँ बस ये चल गए तो चल गए, नहीं चले तो हमारे पास तो कोई नहीं, असल ऑप्शन में नहीं है। हमारी बॉलिंग जो है वो ऑलरेडी मॉडर्न डे क्रिकेट में चल रही है ना। जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग बॉलर मार खाते हैं, हम्म। ऐसे हमारे बॉलर भी मार खा रहे हैं। तो वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट के स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं। हाँ, बस वो बस विकटें हमारे नहीं ले बैट्समैन रहे, का बाकी मसला वो है। सब कर रहे हैं वो। हाँ। वाइडे भी करा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, वो विकेट नहीं ली जा रही उनसे। बट मैं ज़रा मैं स्क्वाड एक दफ़ा मैं पढ़ लेता हूँ। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा। अब इसमें एक और नाम जो एक स्टैंड आउट नाम है, खुशदिल शाह का। वो पीएसएल के बाद उन्होंने कोई सीरीज़ नहीं खेली, और वो यूएई और ट्राई सीरीज़ की और एशिया कप की स्क्वाड नहीं, में आ उन्होंने गए। बांग्लादेश की सीरीज़ खेली थी जो वहाँ हुई थी बांग्लादेश में। हाँ, लेकिन होम सीरीज़ में नहीं थे वो। जो जो हम्म। पीएसएल की जो बिल्कुल फ़ौरन बाद जो होम सीरीज़ हुई थी उसमें नहीं थे, और अवे टूर पे गए थे, और फिर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में नहीं थे। वो यानी कि मैच नहीं मिला उनको, वो थे हाँ, स्क्वाड में थे, मैच नहीं मिला उनको। हाँ, तो पॉइंट ये है कि अब मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आपके वसीम जूनियर भी हैं,
I don't see him getting a match. I it's उनकी उनकी एबिलिटीज़ आई थिंक फ़हीम अशरफ से यूटिलाइज़ की जाएँगी। हाँ, आई मीन इट्स फाइन, क्योंकि पहली बात तो ये है ना कि अब आपने खुशदिल शाह और नवाज़ को एक साथ रखा हुआ क्यों है? लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है कि आप कह सकते हैं कि खुशदिल की बैटिंग थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हिज़ बॉलिंग, और नवाज़ की बॉलिंग जो है वो थोड़ी-सी बेहतर है उसकी बैटिंग के लिहाज से, बट दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं ना। तो आपने उनको क्या क्या रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, समझ से बाहर है। ठीक है, इसी तरह हुसैन तलत हैं और फ़हीम अशरफ हैं। इन दोनों का एक साथ होना टीम में समझ में नहीं आ रहा, स्क्वाड के अंदर क्या काम है दोनों का। चलो, फ़हीम अशरफ को तो आपने रखा हुआ है, काफ़ी अरसे से आप उसको कैरी कर रहे हैं। हुसैन तलत को कैसे आप लेकर आ गए हैं, समझ से बाहर है। ठीक है, अभी वो शाहीन्स में वो अब्दुल समद खेल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आपने उनको न्यूज़ीलैंड में डेब्यू करवा दिया, सही है, और उसके बाद आपने उनको फ़ारिग कर दिया, सही है। अब वो नंबर 3 पे शाहीन्स पे गए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने सेंचुरी मार दी। भाई आप अब इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी प्लेयर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कि एक बंदा जो पाकिस्तान टीम में 3 नंबर पे खेल ही नहीं सकता, सही है, अब उसको जो है वो शाहीन्स के अंदर नंबर 3 पे खिला रहे हैं। भाई जो असल जो उसकी पोज़ीशन बनती है, 4, 5, 6 के जो स्लॉट हैं जहाँ पे आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट ओनली इन टी20 आईस, ओडीआईज़ में हमें मिडल ऑर्डर का मसला आ रहा है, ठीक है? और हम जो है वो प्लेयर्स को ऊपर बैटिंग कराने के चक्करों में लगे हुए हैं कि जी वो ऊपर बैटिंग करा के उनसे रन कर लो तो थोड़ा उनका जो है ना नाम बन जाएगा। भाई ये कहाँ होता है? आप मिडल ऑर्डर के प्लेयर हो, आप मिडल ऑर्डर में जो है वो अपने आप को अपना नाम वहाँ पे प्रूव करो। हर किसी को देखो तो वो टॉप ऑर्डर में खेलने के चक्करों में लगा हुआ है, और फिर हम उसके बाद हैरान परेशान घूम रहे होते हैं कि यार कि हमारे पास टैलेंट उस तरह से नहीं है जो मिडल ऑर्डर में आके खेल सके, क्योंकि हमने तैयारी ही नहीं किया हुआ। आप मुझे बताएं ना, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट अभी एशिया कप खेलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा कुछ अरसे के बाद, आपने अपने मिडल ऑर्डर को अभी तक आपने कोई उस पे वर्किंग की है, उनको मैचेस मिले, उन्होंने कुछ प्रूफ किया है, आप किस तरह डेवलप करेंगे अपना मिडल ऑर्डर? तो आई मीन आपने जो न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ हुई थी जो जिसमें आप पूरा यंग यंग क्रॉप ले गए थे आप, उसमें अब्दुल समद और नियाज़ी थे। अब ये दोनों नहीं है। हालाँकि नियाज़ी को आपने वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी शाइन्स से में खेल रहे हैं ना दोनों। वो कप्तान बना हुआ है ना वहाँ पे तो वो नियाज़ी। हम्म। और वो जो साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ था प्रायर टू चैंपियंस ट्रॉफ़ी, उसमें नियाज़ी से आपने 5-6 नंबर पे बैटिंग करवाई थी। हम्म। और फिर वो फॉर सम रीज़न वो इतने बुरे हो गए कि आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफ़ी से ड्रॉप किया, तो फिर आपने उनको सब जगह ड्रॉप कर दिया। हम्म। और आप उसको 1 डेढ़ साल से आई मीन प्रोवाइडेड कि वो जेसन गिलेस्पी और की या गैरी क्रिस्टियन की जो भी थॉट प्रोसेस होगी, वो उस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा था। और जैसे ही सेटअप चेंज हुआ, वो बाहर हो गया। बट आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपने उसको 1.5 साल कैरी किया, तो अब उसका टाइम आता है कि आप उसको चांस दो, लंबा खिलाओ, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्लेयर डेवलपमेंट तो हमारे है ही नहीं ना, और हम बस प्लेयर्स को हमने बाटा सेल लगाई हुई है, हर किसी को कैप बांट रहे हैं हम, और जिनको कैप मिली हुई है उसके बाद उनको मैचेस नहीं मिलते, बस उनको कैप मिल जाती है, उनका नाम बन जाता है कि हाँ भाई हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, एक दो मैचेस आपके रेज्यूमे में आ जाते हैं, उसके बाद आप कंसिस्टेंटली कोई मैच आपको नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, कि कोई भी प्लेयर एक लंबे अरसे के लिए आप उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म जो है ना माइंडसेट है हमारा, बस हमें अभी रिजल्ट चाहिए, अभी रिजल्ट नहीं मिले तो चलो भाई फारिग। या एक हॉट टॉपिक चल रहा है एशिया कप के बारे में, वो है इंडिया की पार्टिसिपेशन का। हम्म। इंडिया अभी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या करना नहीं चाहिए, फॉर देयर सेंटिमेंटल वैल्यूज़। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या इंडिया इतना बड़ा स्टेप ले पाएगा? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, उनको अपने लेजेंड से सीखना चाहिए,
उनको गैरत खानी चाहिए कि भाई कि हमारे लेजेंड्स ने इतना बड़ा काम किया है तो हम क्यों नहीं कर रहे। उनके लेजेंड्स तो स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम में भी नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल, लेजेंड्स ने अपना आके प्रैक्टिकली दिखाया कि ये काम हो सकता है, तो उनको भी करना चाहिए। जहाँ और पे दो विमेन टके का पैसा विमेन लगा हुआ वर्ल्ड नहीं है कप वहाँ। होने वाला है अभी। विमेन को भी जो है ना वो, उनको भी स्टेप लेना चाहिए ये वाला। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो सपोर्टर हूँ इस चीज़ का कि भाई कि नहीं, आपने जब एक प्रिंसिपली आपने एक जब स्टैंड ले लिया है तो आप बिल्कुल करें ये काम। बिल्कुल आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फर्म रहें। आपने एक प्रैक्टिकली एक काम करके दिखा दिया है आपके लेजेंड्स ने कि भाई ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल, तो आप भी करें। आप क्यों नहीं कर रहे? तो उसके मेरा मतलब, चले मान लेते हैं कि लेट्स से कल को बीसीसीआई बोले कि भाई हम पाकिस्तान इंडिया का गेम, मतलब बीसीसीआई विल नॉट पार्टिसिपेट, और आप वॉक ओवर दे दो या पॉइंट स्प्लिट कर दो। ये लेजेंड्स में तो इन्होंने पॉइंट स्प्लिट किया था, वॉक ओवर भी नहीं दिया था, हम्म। जो कि विच वाज अनदर डिबेट। बट खैर, जैसे बीसीसीआई से कि भाई हमने नहीं करना पार्टिसिपेट, तो फिर उस लिहाज से तो फिर मतलब दैट दैट सेट्स प्रेसिडेंस। क्या आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी कर सकते हैं ये काम? नहीं, आईसीसी के लिए रूल्स उनके लिए उनके डिफरेंट है। आईसीसी के रूल उनके लिए डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी कि वो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाती है ना वो, तो तो उसके एशिया कप अंदर रीजनल है। हाँ है। एशिया कप नहीं, वो इंटरनेशनल नहीं है। रीजनल क्रिकेट है। असल में फ़र्क ये है कि देखें, एशिया कप जो है ना, कहते हैं, मैं आई डोंट नो के फाइनेंसेस में मैं कभी इतना घुसा नहीं हूँ कि किस तरह से ये टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। बट मैंने एक दो जगह पे पहले रिपोर्ट्स पढ़ी थी, 2023 की बात है जब ये सारा हाइब्रिड वाला जब ड्रामा चल रहा था ना, उस ज़माने में काफ़ी मैंने इंडियन आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे। तो उसके अंदर एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि भाई कि बीसीसीआई जो है ना वो एशिया कप से पैसे नहीं बनाती है। वो एक्चुअली वो पैसे उसके अंदर इंजेक्ट करती है टूर्नामेंट के अंदर। और वो एशिया कप में 2 मैचेस हमेशा पाकिस्तान इंडिया के होते हैं। एक यानी इनिशियल स्टेज पर होता है और एक सुपर 4 में होता है, या जो सुपर 4 जो भी राउंड है वो उसमें होता है। तो 2 मैचेस होते हैं। वो जो 2 मैचेस होते हैं ना, उससे बेसिकली सारा पूरे टूर्नामेंट का एक बिग चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो उन 2 मैचेस से बनता है। बाकी ये कि उसके बाद फिर हमेशा से ज़्यादातर यही होता है, इंडिया श्रीलंका फाइनल खेल रहे होते हैं और वो मोरल बहुत ही कोई लैकलस्टर टाइप मैचेस होते हैं वो। बट पूरे टूर्नामेंट में 2 मैचेस होते हैं ऐसे जो जिनसे पैसे ज़्यादा बनते हैं। आप अगर आप बायकॉट बॉयकॉट करोगे तो ज़ाहिर है आपको 2 मैचेस करने पड़ेंगे। आपको इनिशियल मैच भी करना पड़ेगा और सुपर 4 वाला भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एशिया कप फ़ारिग हो गया, यानी कि फिर आप एशिया कप को फ़ारिग कर दें, क्योंकि अगर आपने जिन मैचेस से पैसे बनने हैं, अगर वही नहीं होंगे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग द टूर्नामेंट। आप फिर एक काम करें, बस सबको एक ट्राई सीरीज़ या वो जो वीबी सीरीज़ टाइप होती है ना, आप सबको बुला लें इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान सबको बुला के, और एक टूर्नामेंट आप इंडिया में बैठ के खेल लें फिर। यही यही कर सकते हैं आप। उसके उसको एशिया कप कराने की बोलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रूल डिफरेंट है। वो ये कहते हैं भाई कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम जो है ना वो बाउंड हैं। हमें तो जैसे अब वो इसकी मिसाल देते हैं कि जैसे इंटरनेशनल समिट वगैरह होती है उसके अंदर तो यू नो अगर गेस्ट आए हुए हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें इंडिया भी है, तो ऐसा नहीं होता कि इंडिया वाले बॉयकॉट कर देते कि नहीं जी हम फलां समिट में नहीं जाएँगे। हम जाएँगे, बस हम उनसे नहीं मिलते या हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इसीलिए वो कभी भी आईसीसी के मैचेस को बॉयकॉट नहीं करते। वहाँ पे उनका स्टैंड डिफरेंट है। ये वाला जो स्टैंड है ना, इसके अंदर ये इनका स्टैंड डिफरेंट है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई कि हम सबको इनको पुश करना चाहिए कि नहीं भाई, आपने आपके लेजेंड्स ने एक बेहतरीन काम आपको करके दिखा दिया, आपको गैरत दिला दी है। अब आप उसको कंटिन्यू करें और एक स्टेप और आगे लें और एसीसी के अंदर भी आप
जो है ना ये चीज़ को इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें कि नहीं जी हमने दोनों मैचेस नहीं खेलने, पॉइंट स्प्लिट करो और वर्चुअली आप फिर उस पूरे टूर्नामेंट की ऐसी बैंड तैसी बजा कर दो। दो। हाँ, बैंड हुँ। बजा दो। क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है इसमें एक गेम होगा जो पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान के ग्रुप में होगा। एंड आई वाज़ थिंकिंग अबाउट क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्योंकि इन लोग का 27 तक इनकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना जिसमें उन्होंने ये स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सेल किया है टू गेट दैट इन्फ्लेटेड अमाउंट। हुँ। तो अगर नहीं होता है and let's say कि India follows through and there is no India Pakistan game in the future in any stage, तो फिर how do you sell broadcasting rights? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि इज इट्स दोज गेम्स। नहीं वो तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में हमने देख लिया ना, चैंपियंस ट्रॉफ़ी में तिल का जोर लगा लिया उन्होंने मगर हुआ ना मैच। ठीक है कि वो यूएई में हुआ, जहाँ मर्ज़ी हुआ, मगर हुआ मैच। बट डायनामिक्स वर डिफरेंट राइट। अभी तो ये जो मई में जो इन लोग की जो भी दोनों मुल्कों में नहीं हुआ है, ये तो ख़ैर इट्स पॉइंट इज़ कि अब पब्लिक सेंटिमेंट जो हैं, ज़ाहिर है वो लोग आप पब्लिक सेंटिमेंट की वैल्यूज़ पे आप चलते हो ना, आप ये डिसीजंस लेते हो। अगर ये डिसीजन लिया जाता है ऑन दोज़ ग्राउंड्स, तो फिर मूविंग फॉरवर्ड हाउ डू यू बैक भाई ट्रैक देखें इट? ये बेकार की बातें हैं सारी। पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना वो 2019 में भी हुए थे। उसके बाद आपने सारे मैचेस खेले ना, आपने वर्ल्ड कप का भी मैच खेला, आपने टी20 वर्ल्ड कप भी 2021 में खेला, आपने 2022 में भी खेला, सब जगह खेला ना आपने। ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट्स आपके 2008 में भी हुए थे, सही है। उसके आपने आईपीएल से तो बैन कर दिया, मगर उसके बाद आपने 2012 में बायलैटरल खेली, आपने अपने ही बुला के खेली मगर खेली। और उस थ्रू आउट उसके बाद आपने 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली, आपने 2010 में एशिया कप भी खेला, आपने 2011 में अपने यहाँ बुला के खेला, सेमीफाइनल ही सही मगर खेला, यू नो 2012, 13, 14 आपने हर टाइम पे खेला, सही है। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट वगैरह की बातें जो है ना ये अभी फ्रेश हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये अगर इन्होंने एस मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर तो एसीसी में इन्होंने स्टैंड ले लिया और ये मैच नहीं खेले, तो फिर तो हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ यार कि शायद ये वर्ल्ड टी20 में भी या आईसीसी इवेंट में भी ये चांस ले लें। अभी एसीसी में आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में। अगर एसीसी में इन्होंने स्टैंड ले लिया तो अच्छी बात होगी, और नहीं हुआ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना ये सिर्फ मीडिया के हद तक है। व्हेन इट कम्स टू रियल मनी, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स गई भाड़ में। तो एक और चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी थी वो ये करनी थी कि यूएई की जो ट्राई सीरीज़ है इट्स विद यूएई एंड अफगानिस्तान, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स आर इन शारजा। लास्ट टाइम हमने अफगानिस्तान से खेला था और हम लोग जलील होकर आए थे शारजा में। उस वक्त भी थोड़ी बहुत यंग यंग फेसेस गए थे, पीएसएल का पूरा टॉप टैलेंट गया था और जलील होकर आया था। और इस बार भी गिव और टेक टॉप टैलेंट ही जा रहा है। तो क्या मेरिट मेरिट पे सिलेक्शन हुई है मेरिट सबकी। में सिलेक्शन हुई है, इंटेंटफुल लड़के हैं सारे, हुँ, सबका सबका कॉन्फिडेंस आया है। तो इस सीरीज में आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हैं मैं तो एज यूजुअल? हाँ, मैं मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि सब कुछ के बाद भी आई फ़ील लाइक दे विल बी एबल टू प्ले द फाइनल। हाँ, अफ़गानिस्तान को ये कितनी बार हरा सकते हैं ये मैं नहीं कह सकता। अब अफ़गानिस्तान वो वाली अफ़गानिस्तान नहीं रही जो, और नसीम शाह भी और नहीं है। नसीम शाह भी नहीं है, तो वैसे ही आप डिसएडवांटेज में। बट बट यूएई ने भी अभी जिस तरह से बांग्लादेश को मारा है, यू नो तो आप उनको भी हल्का नहीं ले सकते हैं। और हमारी जो टीम ये जो इंटेंटफुल क्रिकेट खेल रही है आजकल, ये जो हाल ये इनिंग्स में करते हैं, यू नेवर नो कि ये उनको भी एक विन दे दें। तो आई मीन
वही वाली बात है कि आप ऑप्टिमिस्टिकली तो कह सकते हैं कि हाँ यार, ये पाकिस्तान शुड बी एबल टू विन द ट्राई सीरीज़ और एक अच्छी उनको प्रिपरेशन मिल जाएगी। बट जो लूप होल्स या जो वीकनेसेस हमारी टीम की हैं, उसको सामने रखते हुए आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी टफ। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी कि आप अफगानिस्तान है या नेपाल है या यूएई है तो आप बोलेंगे नहीं यार हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने भी आपको दिखा दिया, आपने वहाँ पे आपसे स्पिन नहीं खेली गई, तो आपने वहाँ पे पिचेस को बहाना बना दिया। शारजा में तो वैसे ही स्पिन पे ज़्यादा रिलायंस होता है, ठीक है ना? वहाँ पे वैसे ही स्लो ट्रैक्स होते हैं, लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं। तो आप उसमें भी आप लूप होल्स ढूँढेंगे कि जी ये फलाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो टीम देखते हुए जिस तरह से हम खेल रहे हैं ना, उस लिहाज से नो इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर देम। सही। चलें, हम लोग इसके साथ आज का सेशन रैप अप करते हैं। हमने अपनी थॉट्स तो बता दी कि हमारी क्या थॉट्स हैं पूरी स्क्वाड को लेके और एशिया कप को लेके। और आप लोग अपनी थॉट्स शेयर करें, लेट अस नो व्हाट यू फील, एंड होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, probably for the Asia Cup or the Tri-Series preview. तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।